नमस्कार। प्लैनेट एक्स पर आपका फिर से स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से निवेदन है कि प्लैनेट एक्स को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करना चाह रहे हैं जिसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि हम लोगों की नॉर्मल उसमें आती नहीं है। ये दिनचर्या में या नॉर्मल हमारे काम काज में भी इसका कोई वो नहीं होता है, इसलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। हाँ, जिन लोगों की इसमें दिलचस्पी होती है वो जरूर इसके बारे में जानते हैं। ये बात हम करना चाहते हैं कि इस धरती पर आज से करोड़ों साल पहले बड़े बड़े विशालकाय और भीमकाय जंतु रहा करते थे, जिनको हम कहते हैं डायनासोर्स। इनके जो डायनासोर्स की उत्पत्ति जो हुई थी, या इन्होंने कब धरती पर किस पीरियड में, किस कालखंड में ये थे, उसको यदि जानना चाहें तो ये है 252 मिलियन साल पहले से लेकर 66 मिलियन साल पहले तक वो यहां रहे। लेकिन 66 मिलियन साल पहले जो है इस धरती पर कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा विनाशकारी ऐसी कोई घटना हुई जिससे कि वो विलुप्त हो गए इस धरती से, उनका एक्सटिंक्शन हो गया, मास एक्सटिंक्शन हो गया और अब वो नहीं दिखते। जब डायनासोर्स यहाँ हुआ करते थे तो मैमल्स छोटे जंतु भी थोड़े बहुत होते थे, बट वो आगे पनप नहीं पा रहे थे, बढ़ नहीं पा रहे थे, उनका विकास नहीं हो, क्रमिक विकास नहीं हो पा रहा, उनका इवोल्यूशन नहीं हो रहा था, बिकॉज की डायनासोर्स डोमिनेंट मतलब कि फाउंड बड़े बड़े विशालकाय, मतलब 17-18 टन के बड़े बड़े सैरोपॉड्स या टीरेक्स वगैरह भी जो है खतरनाक, जो है 10-12 टन के हुआ करते थे। ये सब छोटे मोटे जंतु नहीं, 10-10, 12-12, 20-20 टन के जंतु थे। और ये पाया गया है फॉसिल्स से जो है कि दुनिया के सभी क्षेत्रों में, सभी कॉन्टिनेंट्स जो जहां है उन पर उनका वर्चस्व रहा है, और वो डोमिनेंट मतलब कि स्पेसीज थे जो है जीव जंतुओं के फॉर्म में जो है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 66 मिलियन साल पहले वो गायब हो गए। ये जानकारी डायनासोर्स के बारे में हमें 100-125 साल, 150 साल से हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि फॉसिल्स जगह जगह मिलते रहे हैं। तो ये हम जानते थे कि बड़े भीमकाय विशालकाय जंतु यहाँ पर रहते थे, बट 66 मिलियन साल पहले ऐसा क्या हुआ कि वो यहां से विलुप्त हो गए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में मैं आगे कहना चाहता हूं कि एक फिजिसिस्ट थे अमेरिका के, लुइस अल्वारेज, और उनके सुपुत्र थे वाल्टर अल्वारेज और उनकी टीम। 1980 के आसपास में जो है वो कुछ मैराइन जियोलॉजी पर कुछ रिसर्च कर रहे थे, और उस सिलसिले में ही जो है वो अमेरिका के कोलोराडो राज्य के जो है एक गोल्डन शहर है, शहर का नाम गोल्डन है, वहां पर एक साउथ टेबल माउंटेन बोलते हैं, पहाड़ी है, वहीं पर कुछ रिसर्च कर रहे थे। वहां पर उनको मिला चट्टानों का एक मतलब कि समूह या दीवार जैसी जो है, जो कि इरोजन हो चुका था उसके आगे में जो है, और उसमें उसके अंदर की परतें जो है साफ दिख रही थी। ये सब सेडिमेंट्री एसिन होती है, समय के साथ जो एक दूसरे के ऊपर बनते जाते हैं और हार्डेंड होकर के जो स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं और लाखों करोड़ों साल तक रहते हैं। आप इनका स्टडी करके जो है पता कर सकते हैं कौन से लेयर किस कालखंड का है। आपको पता चल जाएगा कि उस कालखंड में क्या हुआ था, उस समय कैसा यहाँ पर इन्वायरमेंट था, कैसी दुनिया थी, क्या मतलब जो है उसमें मटेरियल्स होते थे, हमारे वातावरण में कौन कौन से गैसेज हुआ करते, ये सब स्टडी करके आपको पता चल जा सकता है। हर एक लेयर अपने एक कालखंड के बारे में जो है बताता है। उसी रिसर्च के दौरान जो है वो जो है लुइस अल्वारेज और वाल्टर अल्वारेज की टीम जो थी, उनको एक बड़ा पतला थिन लेयर मिला उन्हीं परतदार चट्टानों के बीच में जो है, और वो और दोनों ऊपर और नीचे वालों से डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट था। और एक खास बात ये थी
कि उस लेयर के नीचे जो है बड़ी संख्या में जो है हमारे डायनासोर्स के फॉसिल्स मिल रहे थे, और उस लेयर के ऊपर जो है वो फॉसिल्स गायब थे, नहीं थे। 70% जो स्पेसीज जो नीचे मिल रहे थे वो 70% ऊपर में गायब थे, नहीं मिल रहे थे। छोटे छोटे थे वो सब, मैमल्स या कुछ और के होंगे, बट डायनासोर्स के नहीं थे। इसका मतलब यह है कि 66 मिलियन साल पहले वहां कोई बहुत ही कोई विनाशकारी कोई घटना या किस तरह कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हुआ था अर्थ के उस पर जो है, और उसके बाद जो है पूरी दुनिया से जो है आपको डायनासोर्स विलुप्त हो गए, उनका मास एक्सटिंक्शन हो गया, क्योंकि 66 मिलियन साल उस लेयर, और वो लेयर पूरी दुनिया में हर जगह मिला, यूरोप में मिला, ऑस्ट्रेलिया मिला, एशिया के भी कई जगहों पर जहां पर उस तरह चट्टाने पाई गई वहां मिला। मतलब कि जो है उसमें कोई वो नहीं था कि 66 मिलियन साल, हर जगह जो डायनासोर्स के फोसिल्स नीचे मिले, ऊपर नहीं मिले। तो ये तो एक कंफर्म हो रहा था कि 66 मिलियन साल पहले कुछ हुआ जिससे कि डायनासोर्स खत्म हो गए। दूसरा एक और है, उस लेयर के जब केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस किया गया तो उसमें एक बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मिनरल जो है, एलिमेंट जो है इरिडियम, जो कि अर्थ के क्रस्ट में बहुत ही रेयर मैंने पाया जाता, बहुत रेयर। अर्थ में इरिडियम रहा होगा शुरू में, लेकिन जब अर्थ दो बार जो मेल्ट हुआ, एक बार थिया के साथ कोलिजन के कारण, एक हेवी बॉम्बार्डमेंट का जो अर्थ पूरा मेल्ट हो गया था और फिर ठंडा होकर के जो है बना आगे, तो हेवी मेटल सारे के सारे जो है हमारे कोर में चले गए। मोस्टली जो है जितने भी हेवी मेटल थे वो सब कोर में चले गए, बहुत थोड़े ट्रेसेस में बचे हैं, गोल्ड सिल्वर यूरेनियम वगैरह बहुत स्मॉल ट्रेसेस में बचे हैं। हेवी मेटल्स ऐसे भी ब्रह्मांड में बहुत कम बनते हैं, और इरिडियम और भी कम बनता है, और उसमें से भी जो है वो सब हमारे धरती के क्रस्ट में सेंटर में चले गए, कोर में। तो ऊपर क्रस्ट में बहत्तरी इरिडियम बहुत ही ट्रेस अमाउंट में कहीं कहीं मिलता है, नहीं लेकिन उस लेयर में इरिडियम जो है अच्छे खासे मतलब परसेंटेज में मिल रहा था, मतलब उसकी जो ये थी कंसंट्रेशन थी वो बहुत ज्यादा थी एज कंपेयर टू अर्थ। तो एक बड़ा ही मतलब कि जो है ये आश्चर्यजनक चीज है कि इतना इरिडियम आया कहां से। तो दोस्तों एक चीज बताऊं कि अभी भी जो है हमारे इर्द गिर्द जो एस्ट्रॉइड्स जो है स्पेस में अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, उनमें इरिडियम अच्छी खासी संख्या मिलती है, क्योंकि उनके साथ वो घटना नहीं हुई कि वो पिघल गए और सब अंदर चला गया, नहीं ऐसी कुछ नहीं हुई है। तो वहां पर उनके साथ जो इरिडियम उनके साथ मिलता है अच्छी खासी मात्रा। तो एक अनुमान हुआ कि भाई कोई बड़ा एस्ट्रॉइड्स जो है वो धरती पर आके कहीं 66 मिलियन साल पहले कहीं टकराया होगा, जिसने बहुत डिवास्टेशन पैदा किया हो गया, और उसके साथ जो इरिडियम थी वो वेपराइज हो गया, वर्चुअली पूरा एस्ट्रॉइड वेपराइज हो गया, और वो इरिडियम सारे वातावरण में फैल के पूरी दुनिया में फैल गया, और ग्रेजुअली जो है फिर डिपॉजिट होकर के जो है वो लेयर बनाया है। और उसमें चूंकि हर जगह 66 मिलियन साल का ही मिल रहा है और हर जगह इरिडियम मिल रहा है, उसके नीचे डायनासोर्स के फ्यूल में फॉसिल्स मिल रहे हैं, ऊपर नहीं मिल रहे हैं। तो 66 मिलियन साल पहले डायनासोर खत्म हुए, इसमें तो कोई शक अब नहीं रह गया था। और इरिडियम जो मिलने का जो मिला है उसमें, और साथ में इरिडियम साथ एक और सब्सटेंस जो है शॉक्ड क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो है हमारे सिलिका और क्ले में मिले रहते हैं, वो बड़े सिस्टमेटिक वे में जो है उनका मॉलिक्यूल्स देखेंगे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में बड़े क्लीन वे में जुड़े रहते हैं। लेकिन शॉक्ड क्वार्ट्ज जो होता है जिसको बहुत जबरदस्त इंपैक्ट पड़ती है, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बदल जाता है, इरेगुलर टाइप का हो जाता है, वो नॉर्मल आप नहीं मिलते हैं। उनको वैसा करने के लिए इतना हेवी इंपैक्ट चाहिए कि वो नॉर्मल हम लोग पृथ्वी पर नहीं कर सकते। तो ये भी एक मिला भाई, क्वार्ट्ज आखिर शॉक्ड क्वार्ट्ज के फॉर्म में मिल रहा है, इसका मतलब कोई ऐसी चीज थी जिसमें इनॉर्मस पावर थी, और उसने आकर के स्लैम किया धरती को, और वहां पर जो क्वार्ट्ज थे वो सॉफ्ट क्वार्ट्ज में बदल गए, और वही फैल गए पूरी दुनिया में जो है। तो ये दो चीजें बता रही थी कि भाई यहाँ पर एस्ट्रॉइड का इंपैक्ट तो हुआ है, और एस्ट्रॉइड बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ साइज का होगा तभी इतना इंपैक्ट पड़ा। अब धीरे धीरे इसकी खोज होने लगी, भैया कहां हुआ था, आखिर वो इंपैक्ट हुआ कहां था और कैसे हुआ था। तो 1980 की बात है जब इन्होंने खोज की थी वो, और उस जो लेयर जो बना है उसको हम लोग क्रेटेशियस बाउंड्री टर्शियरी बाउंड्री बोलते हैं। क्रेटेशियस बेसिकली वो एक कालखंड का नाम है, पीरियड है। पृथ्वी के कालखंड को जो है बड़े कालखंडों में 4 होते हैं, हेडियन, आर्चियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक। और
इन चारों को जो है अलग अलग छोटे छोटे कालखंडों में बांटा गया है, जिनको हम एरा बोलते हैं, और एराज को भी फर्दर छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। हर के कहाँ इनकी बाउंड्री है, कोई न कोई इंपॉर्टेंट घटना वहां पर हुई है, उसके बाद वो बदल जाता है, फिर अगला पीरियड या एरा शुरू होता है। ऐसा ही मतलब कि इसमें बना हुआ है। तो एक क्रेटेशस जो है, हमारे चार जो मेन जो है कालखंड बड़े वाले हैं, वो हैडियन, आर्चियन, प्रोटोरोजोइक और फेनोरोजोइक। तो पहले तीन के बारे में हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि उसके बारे में बहुत ही फेंट जानकारी हमें है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। हम लोग लास्ट वाले जो एरा में अभी यौन में जो जी रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फेनोरोजोइक। इसके तीन और फर्दर कालखंड छोटे वाले जो हैं, जिसको हम लोग एरा बोलते हैं, इट इज पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सेनोजोइक। सेनोजोइक अंतिम वाला है, जिसमें हम लोग अभी रह रहे हैं। और इनके फर्दर जो है पीरियड्स में, इसको एरा को यदि पीरियड्स में बांटा जाए, तो पैलियोजोइक में आते हैं कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, मिसिसिपियन, पेंसिल्वेनियन, पर्मियन। और मेसोजोइक जो सेकंड वाला जो एरा है फेनोरोजोइक का जो है, वो उसमें आता है ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशस। यही क्रिटेशस की मैं बात कर रहा था कि वो एक पीरियड है क्रिटेशस, और क्रिटेशस के बाद जो है हम वो पूरा का पूरा समझ लीजिए कि एरा ही बदल गया, वो सेनोजोइक में आ गया, और सेनोजोइक का पहला जो पीरियड है वो टर्शियरी है, इसलिए उसको बोलते हैं क्रिटेशस टर्शियरी बाउंड्री। मतलब उस लेयर जो है दैट इज कॉल्ड क्रिटेशस टर्शियरी बाउंड्री। इसलिए इस मास एक्सटेंशन को भी बोला जाता है क्रिटेशस मास एक्सटेंशन, या क्रिटेशस टर्शियरी मास एक्सटेंशन ये बोलते हैं। तो अब इतना हम समझ गए कि एक मास एक्सटेंशन हुआ था, कोई न कोई एस्ट्रॉयड इंपैक्ट किया था, बट कहाँ इंपैक्ट किया था, ये खोज हुई थी 1980 में उस क्रिटेशस टर्मिकेटी बाउंड्री की जो है। उसके बाद जो है 1990 के दशक में जो शुरुआती में जो है, एक ऑयल कंपनी जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो है, मैक्सिको का एक ओटाकान पेनिनसुला है, उसके पास जो समुद्र में कुछ खुदाई करने गई, तो उन्होंने पाया कि वहां एक अजीब सा स्ट्रक्चर है, एक बहुत बड़ा मैसिव क्रेटर जो है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर फैला हुआ, जो कि 20 किलोमीटर गहराई में है। उन्होंने जियोलॉजिस्ट लोगों को जो है संपर्क किया, इन्फॉर्म किया, और जबकि उसकी स्टडी की गई तो पाया गया कि ये क्रेटर जो है 200 किलोमीटर डायमीटर का है, एकदम सर्कुलर, और 20 किलोमीटर गहरा है। हालांकि उसका ज्यादा पोर्शन जो है गाद सिल्ट वगैरह से भरा हुआ है, लेकिन उसकी जांच की गई तो 20 किलोमीटर गहरा है। और उस एरिया में उसमें जो है सॉफ्ट क्वार्ट्ज जो पाए गए, मतलब सॉफ्ट वहां जो इम्पैक्ट हुआ था और सॉफ्ट क्वार्ट्ज जो बिखर गया था ऊपर वातावरण में और पूरी दुनिया में फैला था, लेकिन वहां पर भी सॉफ्ट क्वार्ट्ज पाए गए, और बड़े कंसंट्रेशन में पाए गए, जो कि बता रहा था कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहां पर हुआ है। तो अब लोगों को यह कंफर्म होने लगा कि भाई यही वो जगह है। और जब स्टडी की गई इसका, उसके इम्पैक्ट की साइज, उसका डेप्थ वगैरह को देख करके, तो ये पाया गया कि ये इम्पैक्ट जो है करने वाला एस्ट्रॉयड जो है, ये कम से कम जो है 10 से 12 किलोमीटर डायमीटर का लंबाई चौड़ाई का ये रहा होगा। और इसने जो स्ट्राइक किया है वो करीब 60 मैक स्पीड से, मतलब साउंड की गति से 60 गुना ज्यादा स्पीड से इसने इंपैक्ट किया, और इससे इतनी मैसिव डिस्ट्रक्शन वहां पर हुई, इतना हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब क्रिएट हुआ कि ऐसा अनुमान बताते हैं लोग कि ये टेम्परेचर सन के सरफेस के बराबर करीब 5,000-5,500 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ होगा, कि वहां से जो है 1000 किलोमीटर के दायरे में जो है रेडियस में एवरीथिंग वाज इंसिनरेटेड, हर चीज जल के राख हो गई। और कई हजार किलोमीटर, इवन कनाडियन बॉर्डर तक और दक्षिण अफ्रीका एकदम सॉदर्न टिप तक जो है शॉक वेव्स, इतने जबरदस्त शॉक वेव्स पैदा हुए कि शायद जो बचे होंगे इनिशियल मतलब कि आग, और उससे जो है वो शायद उस शॉक वेव से ही मर गए होंगे, खत्म हो गए होंगे। और इससे जो है इतनी ज्यादा डेब्रिज पैदा हुई कि वो उछल गई ऊपर अंतरिक्ष की तरफ, जो है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ रॉक्स एंड डेब्रिज जो है ऊपर उठे, और वो रॉक्स एंड डेब्रिज जो है इंपैक्ट के टेम्परेचर के वजह से जो है वो पिघले हुए थे, इतना वेरी एक्सट्रीमली सुपर हीटेड थे,
और ऊपर काफी ऊंचाई पर चले गए तो अर्थ के मूवमेंट की वजह से जो है वो फिर जब पृथ्वी पर गिरे, कुछ तो अंतरिक्ष में शायद चले गए होंगे, कहाँ चले गए होंगे कहना मुश्किल है, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चले गए होंगे, बट ज्यादातर जो है अर्थ की ग्रेविटी में फिर वापस आए और वो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पृथ्वी के जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स जो है अलग अलग जगहों पर जो है वो गिरे। और चूंकि सुपर हीटेड थे, मेल्टेड थे, इतना हीट था कि सारे हर जगह जंगलों में आग लगा दी, पूरा पृथ्वी वर्चुअली जल उठा, इतने ज्यादा टॉक्सिक गैसेस पैदा हुए, इतना ज्यादा मतलब कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण में आया कि वर्चुअली 6 महीने तक तो सूरज का निकलना बंद हो गया, एकदम अंधेरा, कंप्लीट डार्कनेस। तो जो बच गए होंगे उन सब दूर, जो दूसरे कॉन्टिनेंट में दूर में होंगे वो बच गए होंगे। अब उनके साथ समस्या होगी कि ठंडा हो गया, होना शुरू हो गया, प्लस वहां सल्फर उस एरिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है, वहां के डिपॉजिट्स में जो है वो सल्फर जो इस इंपैक्ट की वजह से, हीट की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुए, वो भी वातावरण में मिल गए और एसिड रेन भी पैदा करने लगे। तो नो लाइट, ऊपर से एसिड रेन, तो वर्चुअली आपका जो है सारी वनस्पति करीब करीब खत्म हो गई। वनस्पति खत्म हो गए तो आपके शाकाहारी जीव जंतुओं का भोजन समाप्त हो गया, वो मरना शुरू हो गए, खत्म हो गए। और चूंकि उनको खा करके जो मांसाहारी जीव जंतु थे वो जिंदा रहते थे, उनका भी जो है फूड स्कार्सिटी की वजह से जो है वो भी मरना शुरू हो गए। तो जो 1000-2000 किलोमीटर दायरे में जहां पर हैं, और उस क्रेटर का नाम जो दिया गया है चिकस्लग क्रेटर बोलते हैं, आप खोजेंगे गूगल में सर्च करें चिकस्लग क्रेटर जो है, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको मिल सकती है। जो उस चिकस्लग क्रेटर के 1000-2000 किलोमीटर के दायरे में, वो तो थोड़े ही समय में, 1000 वाले तो इमीडिएटली चले गए होंगे हीट एंड मतलब कि जो फ्लेयर की वजह से जो है, और जो 2-3 हजार किलोमीटर के दायरे में थे वो सब शॉक वेव्स वगैरह की वजह से खत्म हो गए होंगे। लेकिन दूसरे कॉन्टिनेंट अफ्रीका या एशिया वगैरह में होंगे, वो फिर जो वहां पर जंगलों में आग लगी और फिर जो है उनका फूड चेन डिस्टर्ब हुआ, उनको रोशनी की कमी हो गई, तो वनस्पति खत्म हो गए और सारे के सारे जो है आपको ये शाकाहारी जंतु मरने लगे। और चूंकि शाकाहारी जंतुओं को खाकर जिंदा रहते थे मांसाहारी, वो भी मरने लगे और खत्म हो गए। थोड़े बहुत बचे होंगे जो कि 10-20% मानते हैं कि 25% करीब बचे होंगे, वो छोटे छोटे मैमल्स वगैरह थे, वो सब बचे। समहाउ दे कुड सर्वाइव। 6 महीने बाद जो है सनलाइट थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हुई, तो फिर जिंदगी ने पिकअप किया और वहाँ वनस्पति वगैरह आई और फिर जो है उनकी लाइफ बढ़ी। अब चूंकि डायनासोर्स नहीं थे तो उनके लिए खुली छूट थी, दे कुड डू एनीथिंग, और इसलिए जो है मैमल से इवॉल्व होना शुरू हुए। उनका इवोल्यूशन वहां से शुरू हुआ और हर तरह के, बहुत तरह के जंतु स्पेसीज पैदा हुए, उनसे जो है इवॉल्व होकर डिफरेंट मैंने स्पेसीज चेंज हुए और इवॉल्व होते होते जो है इवन मनुष्य तक भी इवोल्यूशन उसी की वजह से हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो 66 मिलियन ईयर्स पहले का जो इम्पैक्ट था मनुष्य के इवोल्यूशन का, जो है मनुष्य के फॉर्म में आने के लिए जो है मैमल्स का जो इवोल्यूशन हुआ, इसके कारण वही है। क्योंकि डायनासोर्स रहते तो शायद यहां तक बात नहीं आती और हम लोग यहां पर नहीं होते। तो ये एक छोटा सा विश्लेषण मैंने किया था, जस्ट एक आप के अंदर क्यूरियोसिटी जगाने के लिए। ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि उनके पढ़ने में आप अकेले में बैठें और पढ़ें इसको, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करें तो बड़ा आनंद आता है। पॉलिटिक्स और ये सब चीजें जो है, रोर मार काट, यहाँ बम गिरा वहां वो हुआ, ये सब तो चलता रहता है, उससे कोई पॉजिटिविटी माइंड में आती नहीं है। लेकिन इन चीजों को जो हमारे साथ हुआ है, हमारी अर्थ की हिस्ट्री के साथ जो हुआ है, इनको आप जानें समझें तो डेफिनेटली जो है एक माइंड के अंदर में जो है एक क्यूरियोसिटी पैदा करती है कि हम और जाने इन सब चीज़ों के बारे में, हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हम इस फॉर्म में आए, कैसे हम यहाँ तक पहुंचे, आज हम जो हैं वो क्यों हैं। एक क्यूरियोसिटी बनती है दिमाग में और एक मतलब अपनी मतलब कि माइंड की इवोल्यूशन के लिए जो है एक फ्यूल है ये। तो दोस्तों एक छोटा सा एक विश्लेषण था, बहुत ज्यादा मैंने नहीं दिया, कोई टेक्निकल भी इसमें ज्यादा नहीं डाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल डालने से दिलचस्पी खत्म हो जाती है। और मैं भी बहुत इस फील्ड का मास्टर नहीं हूं कि मैं टेक्निकल बहुत डाल सकता हूं, लेकिन ये खुद आप इस सब्जेक्ट को जो है फर्दर इसके बारे में सर्च करें गूगल पर या यूट्यूब पर, जो है आपको बहुत से मटेरियल मिलेंगे और आप इसके बारे में डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और यदि आपकी दिलचस्पी इस फील्ड में होगी तो निश्चित रूप से आप इसको जानते भी होंगे, काफी हद तक जानते भी होंगे।
तो ये बड़ा सिंपल सा एक मैंने एक एनालिसिस किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेंगे और प्लैनेट एक्स को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।